Good morning, students. Welcome back to my channel Study with अभिमान. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ. आज से मैं आप लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ. आज की इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप लोग इसे अपना रिवीजन भी मान सकते हैं. आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो कि आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं. तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है. और जब टेस्ट आप लोगों का फिनिश हो जाएगा तो वीडियो के लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे. तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं. और टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट के कुछ रूल्स बता देता हूँ. देखिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टाइम दूंगा और टाइम आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा. जैसे आपका क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पे टाइम दूंगा. और ध्यान रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही बार करना है. जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा और आपने एक बार अपना आंसर कर दिया तो केवल एक ही बार करना है, बार बार आंसर नहीं करना है. और मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर कर लेना है. अगर कोई स्टूडेंट मेरे आंसर बताने के बाद अपना आंसर बताएगा तो मैं उसका आंसर यहाँ पे चेक नहीं कर पाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है. और देखिए, एक बार जो आप आंसर कर देंगे फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. एक बार जो आप आंसर करेंगे उसी को मैं फाइनल मानूंगा. और अगर आप आंसर चेंज करेंगे तो मैं आपके आंसर को यहाँ पे चेक नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो चलिए फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है. चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे. और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 25 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया हुआ है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे. तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है. तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम कंप्लीट हो चुका है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी निर्वात में. और देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता कितना है ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है. तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये भी आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा. अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ और आपका समय शुरू हो चुका है. क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है वह है. ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है. चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे. तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए. इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है. और आपका यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो चुका है 30 सेकेंड का. अब आपको आंसर नहीं करना है, अब मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने जा रहा हूँ. करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, उत्तल दर्पण. यानी उत्तल दर्पण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. और उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ये भी आपको ध्यान रखना. क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. तो इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा. और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं और आपका समय शुरू हो चुका है. क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से फलों का पकना यह एक कैसा परिवर्तन है
चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, सभी एग्जाम्पल्स बताए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। सो यहाँ पे 30 सेकेंड का समय आप लोगों का पूरा हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे ये यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है तथा इन नए पदार्थों के गुण, रचना, भार आदि मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी होता है। और परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब जैसे यहाँ पे लिखा है फलों का पकना, तो अगर एक बार फल पक जाएगा तो क्या दोबारा आप उसे कच्चा कर सकते हैं? यानी फल को दोबारा आप कच्चा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये एक स्थायी परिवर्तन है। तो कैसा हो जाएगा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है। ठीक है, अगर एक बार यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो गया, जैसे यहाँ पे फल एक बार पक गया, तो क्या आप उसे दोबारा कच्चा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। स्थायी परिवर्तन हो चुका है, रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है किसी गैस की विसरण की गति। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में भी पूछा गया था, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। सो यहाँ पे 30 सेकेंड का समय मैंने आपको दिया है और आपका टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, यहाँ पे ऑप्शंस भी देख लिए हैं और आपने आंसर भी कर लिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका इसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर आपका क्या होगा? M होगा। ठीक है, R से यहाँ पे मतलब हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की दर। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर जो M यहाँ पे लिखा है, M से मतलब मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पे M से मतलब अणुभार और यहाँ पे देखिए रूट लगा भी हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सो देखिए आपको ऑप्शन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ऐसे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन कराया, पूरा चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया है, गैसीय नियम वाला पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट और 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ और इसी टाइम के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई क्या होगी? चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे और इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन 5 से 6 बार सॉल्व कराया है और सेम इसी पैटर्न के 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले भी पूछे आ चुके हैं। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, हिंट आपको दे रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया क्वेश्चन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू इज इक्वल टू, आपका एक फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई। तो वास्तविक को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ वास्तविक गहराई। ठीक है, वास्तविक गहराई और अपॉन में होता है
आभासी गहराई। तो गहराई को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, पूरा नहीं लिख सकता। तो म्यू इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। म्यू से हमारा मतलब किससे होता है, अपवर्तनांक से होता है, यानी अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। अब अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू हमें क्या दी हुई है यहाँ पे 4/3, तो म्यू की जगह हम क्या रखेंगे 4/3 को रख देंगे, इज इक्वल टू वास्तविक गहराई ये हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे वास्तविक गहराई, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, अपॉन में आभासी गहराई हमें 9 मीटर दी गई है, तो आभासी गहराई की जगह हम 9 को रख देंगे। अब हमें वास्तविक गहराई निकालनी है, तो इसको हम आगे लिखेंगे वास्तविक गहराई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई इस 4 में यानी 9 × 4 हम कर देंगे और अपॉन में आपका ये 3 है ही। अब देखिए 9 की मल्टीप्लाई 4 में तो आपको 36 और बटे में यहाँ पे 3 मिलेगा ही, 3 तो आपका रहेगा ही, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 और किसमें मीटर में, तो यही वास्तविक गहराई हो जाएगी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 12 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी 12 मीटर, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग कौन सा है। कई बार क्वेश्चन कराया है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ और आधे से ज़्यादा समय तो आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ वैसे ही आपका समय स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कई बार मैंने आपको कराया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी बैंगनी। देखिए यहाँ पे आवृत्ति की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बैंगनी। अब देखिए यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सुक्रोज अर्थात चीनी का अणुभार क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको 3 से 4 बार कराया हुआ है। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हैं। अगर आपने रिवीजन किया है तो आपका एक भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको सुक्रोज अर्थात चीनी का अणुभार ज्ञात करना है। चाहे आप सुक्रोज बोलिए चाहे चीनी बोलिए, बात एक ही होगी। सुक्रोज को चीनी, चीनी को ही सुक्रोज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुक्रोज का अर्थात चीनी का अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले आपको चीनी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो आपको क्वेश्चन में दिया गया नहीं है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कहाँ दिया गया, फॉर्मूला नहीं दिया गया है ना, इसीलिए नहीं दिया गया है फॉर्मूला, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी हो जाता। अगर फॉर्मूला दे दिया जाता यहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता। तो अगर आपको चीनी का फॉर्मूला पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूले के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, कई बार मैंने आपसे कहा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब देखिए चीनी का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्या होता है, C12H22O11 ये होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर भी दिया होगा और यहाँ पे आपका टाइम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अणुभार को, तो देखिए सबसे पहले C12, C से मतलब कार्बन से होता है। देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, यानी 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 6 और इसी का दुगना इसका एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता है 12। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। और कितने कार्बन यहाँ पे हैं, यहाँ पे 12 कार्बन है। तो सबसे पहले देखिए 12 कार्बन है तो 12 लिखेंगे। और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 12, तो यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई 12 में करवाएंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर इसके बाद H22।
H से मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार 1 होता है। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे आपके हैं, 22 है ना, तो 22 करेंगे और इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। 22 इंटू 1 करेंगे तो हमें 22 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 22 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, O11 लिखा है। O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता है 16। देखिए परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 और इसी का दुगना इसका एटॉमिक वेट यानी 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 11 है ना, तो क्या करेंगे 11 इंटू 16 यानी 11 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, ये कर देंगे। अब देखिए 12 की मल्टीप्लाई 12 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। और यहाँ पे पहले ही हमने 22 लिख दिया था क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और 22 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इंटू 1 करेंगे तो 22 ही मिलेगा, तो इसीलिए पहले ऊपर ही मल्टीप्लाई मैंने करवा दी थी। तो यहाँ पे प्लस 22 और प्लस 11 की मल्टीप्लाई 16 में करवाएंगे, आपको मिलेगा 176। इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपको 342 मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 342, 342। देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम लग गया, नहीं तो ये क्वेश्चन मात्र में 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, इससे भी कम समय में, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता इसीलिए इतना डिटेल में बताया। अब करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए 342 होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है, हूप प्रक्रम में एल्यूमिनियम के शोधन के लिए सिलिकॉन और कॉपर की अशुद्धियां एल्यूमिना में मिलाने का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ और आपका समय तभी शुरू हो गया था जब मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया हुआ था। क्वेश्चन ये इससे पहले भी मैंने आपको कई बार कराया है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर पता होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी पिघले पदार्थ का भार बढ़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से चल रही है। कार में बैठे 45 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़के की गतिज ऊर्जा क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 1 मिनट और 20 सेकंड का समय दिया हुआ है और जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो गया था। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के पहले ही स्टेप में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर पहला स्टेप गलत कर दिया तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से चल रही है। वेग यहाँ पे एक समान है, ध्यान रखिएगा। तो कार का वेग v की वैल्यू हमें क्या दी गई है, कार के वेग को मैं यहाँ पे v लिख दे रहा हूँ। तो कार का वेग हमें दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, अगर मैं 72 में मल्टीप्लाई करवा दूँ 5/18 से तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये मैंने आपको कई बार बताया। बस यहाँ पे देखिए 18 × 18, 18 4 होता है 72। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका मीटर पर सेकेंड में चेंज हो चुका है। अब कार का वेग हमें यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में मिल चुका है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो यहाँ पे कार के अंदर लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, उसका वेग कार के वेग के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि लड़का यहाँ पे कार के अंदर ही तो बैठा हुआ है। और देखिए जो कार है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से चल रही है। तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, 20 मीटर प्रति सेकंड हमें मिला। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार का वेग बराबर लड़के का वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार का वेग बराबर लड़के का वेग हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़के का द्रव्यमान क्या दिया है, द्रव्यमान m की वैल्यू हमें यहाँ पे
45 kg दी गई है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हमें यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया कि लड़के की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी E और K, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी की वैल्यू को निकालना है, यानी काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे साफ करने जा रहा हूँ, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिएगा, अभी मैं फिर से ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे v की वैल्यू हमें क्या मिल गई, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हमने चेंज किया था मीटर पर सेकेंड में। द्रव्यमान m की वैल्यू, जो लड़के का द्रव्यमान दिया है वो 45 kg दिया गया है। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ई के की, यानी काइनेटिक एनर्जी की। तो ई के इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। तो यहाँ पे हाफ, फिर इसके बाद m की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 है, फिर v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 दो बार हमें यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, बचा क्या 45 इंटू 10 इंटू 20। जब 45 गुणे 10 गुणे 20 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9000। देखिए ये हम यहाँ पे जूल में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा जूल में, या फिर देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता दूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन में आपका दिया हो वैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड स्क्वायर ऐसे, या फिर आप जूल में भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे 9000 जूल में दिया गया, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। 20 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कई बार मैंने आपको कराया, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण क्या है, अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे आते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट और 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है, 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर प्रयुक्त ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट और 30 सेकंड का समय मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है, 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर प्रयुक्त ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे बल्ब के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा, बल्ब के प्रतिरोध को। तो बल्ब का प्रतिरोध तो हमें मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो बल्ब का प्रतिरोध है वो क्या है, R ओम है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो मैंने यहाँ पे बल्ब का जो प्रतिरोध है उसको क्या मान लिया, R ओम मान लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ पे पता है नहीं, ठीक है। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस R की वैल्यू को निकालना है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा हमें कैसे मिला, बेसिक फॉर्मूले से। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R होता है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में P कर देंगे। फिर इज इक्वल टू, अब देखिए V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है ना, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है 220 वोल्ट। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 220 को दो बार, 220 गुणे 220 दो बार लिखेंगे। फिर अपॉन में P से मतलब पावर, तो कितना है यहाँ पे देखिए 100 वाट लिखा है ना, ये बल्ब की पावर है यानी शक्ति। तो यहाँ पे P की जगह क्या रखेंगे, P की जगह हम रखेंगे 100 को, ठीक है। 100 को रखा, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसल। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 22 इंटू 22,
इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत करवाइएगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे जब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो 22 गुणे 22 और ओम में हम इसको अभी ऐसे ही यहाँ पे रहने देते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, आर की वैल्यू को हमने क्या निकाला, 22 गुणे 22 और किसमें, ओम में निकाला है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा है अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा जब मैं आगे सॉल्व करूंगा। अब आगे कंडीशन दी है कि 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर, यानी आगे अब हमें V का मान क्या रखना है, 110 वोल्ट रखना है, ध्यान रखिएगा। तो 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर प्रयुक्त ऊर्जा होगी, यानी हमें यहाँ पे P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ऊर्जा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V² अपॉन में R होता है, इसीलिए R की वैल्यू को हमने निकाला था, क्योंकि यहाँ पे जब तक R की वैल्यू नहीं पता चलती तब तक हम यहाँ पे ऊर्जा, या फिर ऊर्जा की जगह आपको यहाँ पे शक्ति भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो R की वैल्यू को इसीलिए निकाला था। अब V की वैल्यू, क्योंकि 110 वोल्ट वाली लाइन से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो V की वैल्यू को 110 हमें रखना पड़ेगा, और 110 को 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 110 गुणे 110 ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 110 को 2 बार, फिर अपॉन में R की वैल्यू को 22 गुणे 22 यहाँ पे हम रख देते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए 22 1 जा 22, 22 5 जा 110, 22 1 जा 22, 22 5 जा 110। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ पे 22 गुणे 22 आप करवा देते तो यहाँ पे फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती। अगर मल्टीप्लाई आप करवाते तो आपको 484 मिलता, तो कैसे यहाँ पे आप डिवाइड करते, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाई थी। तो 5 गुणे 5 करने पर आपको क्या मिलेगा, 25, और ऊर्जा या फिर शक्ति को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वॉट में, ध्यान रखिएगा। तो 25 वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, यदि Q आवेश V वेग से B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश पर कार्यरत लॉरेंज बल का मान होगा। लॉरेंज बल आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है, अगर आपने रिवीजन किया है तो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो लॉरेंज बल का मान निकालना है, तो लॉरेंज बल F इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू, देखिए यहाँ पे यदि Q आवेश, यानी Q की वैल्यू हमें यहाँ पे Q ही दी गई है तो Q ही लिखेंगे। फिर इसके बाद V वेग से, तो V की वैल्यू भी हमें V ही दी गई है तो V लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे B तीव्रता के, तो B की वैल्यू भी हमें यहाँ पे B ही दी गई है तो B लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा इज इक्वल टू हमें 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, तो साइन और थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, 60 डिग्री को यहाँ पे लिख देंगे बस। फिर इसके बाद देखिए QVB और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2। क्या हो जाएगी, 3/2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो QVB √3/2, या फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √3, फिर इसके बाद QVB और अपॉन में 2, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे आगे, देखिए √3 को हम आगे लिख देंगे, फिर इसके बाद QVB और अपॉन में आपका ये 2 तो रहेगा ही ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे √3 QVB अपॉन में 2। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, अंडर रूट के अंदर 3, फिर QVB
और अपॉन में 2 आपका दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किससे गुणा करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है 15 सेकंड के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 सेकंड का समय मैंने आपको दिया है। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर न्यूमेरिकल कोई आपसे ऐसे पूछ लिया जाता जहाँ पे आपको ये रिलेशन पता होना जरूरी है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करना है, चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया 5/18 से करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पे 18/5 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको कराया है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर से, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, वो बहुत ही कम होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आज का टेस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टोटल मैंने आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और वैसे तो मुझे पता ही है कि यहाँ पे किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।